तो चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, साल 1950 में। ये वो साल था जो आज के भारत और चीन के लिए आप कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट था। दो इतने बड़े पड़ोसी और उनकी मॉडर्न कहानी की शुरुआत। तो सवाल यही है, जब ये दोनों देश एक नए दौर में कदम रख रहे थे, तो जमीनी हकीकत क्या थी? असल में उनकी शुरुआत थी कैसी? आज हम इसी सवाल को हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल फाउंडेशन की, यानी राजनीतिक नींव की, क्योंकि यहीं से दोनों देशों के रास्ते बिल्कुल अलग होने शुरू हो गए थे। एक तरफ था भारत। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और देश एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। और दूसरी तरफ था चीन, जिसने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ा। उसने सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक मॉडल अपनाया और कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी दुनिया से अपने सारे नाते तोड़ लिए। अब जाहिर है सिर्फ राजनीतिक विचारधारा ही नहीं, दोनों ही देश जबरदस्त आर्थिक चुनौतियों से भी जूझ रहे थे। उन्हें अपनी इकोनॉमी को आप कह सकते हैं लगभग जीरो से खड़ा करना था। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि दोनों ने अपनी अपनी आर्थिक मुश्किलों से निपटने की कोशिश कैसे की। भारत ने जवाहरलाल नेहरू के सोशलिस्ट मॉडल के तहत 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, लेकिन शुरुआती दौर में ही खाने पीने की चीजों और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट आने लगी। वहीं चीन के सामने एक बहुत ही अजीब सी चुनौती थी, उसके पास इंडस्ट्री चलाने के लिए मैनेजर ही नहीं थे। सोचिए, तो इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? साधारण मजदूरों को ही प्रमोट करके मैनेजमेंट रोल देना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो हुई सरकारों की बात, पॉलिसीज की बात। उस दौर में 1950 में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? ये कहानी है संघर्ष की, किसी तरह बस गुजारा करने की। जरा इस नंबर को देखिए, 35.21 साल। पता है ये क्या है? ये थी 1950 में भारत में एक आम इंसान की औसत उम्र, मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बस 35 साल। इससे आप उस वक्त के हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के लिए 1947 के विभाजन के जख्म अभी भी बिल्कुल ताज़ा थे। देश ने भयानक सांप्रदायिक हिंसा झेली थी। पंजाब और बंगाल जैसे राज्यों में लाखों लाख लोग बेघर हो गए थे, शरणार्थी बन गए थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा मानवीय संकट था। अब जरा चीन की तरफ नजर डालते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 87.5%। ये चीन की गरीबी दर थी। मतलब 1950 में चीन की लगभग 90% आबादी गरीबी में जी रही थी। ये दिखाता है कि नई सरकार के सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। और इस गरीबी की चुनौती को और भी बड़ा बना रही थी चीन की अपनी आबादी। 1950 में चीन में 54 करोड़ से ज्यादा लोग रहते थे, जो उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 22% था। और ये आबादी हर साल 2% की तेज रफ्तार से बढ़ भी रही थी, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। तो घर में तो ये हालात थे। चलिए अब देखते हैं कि इन सब के बीच 1950 में चीन दुनिया के मंच पर क्या कर रहा था। 1950 का साल चीन के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत एक्शन वाला था। देखिए, फरवरी में उसने सोवियत यूनियन के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की ताकि अमेरिका से खुद को सेव कर सके। फिर जून आते आते वो कोरियन वॉर में कूद पड़ा और साल खत्म होते होते अक्टूबर में चीनी सेना ने तिब्बत पर हमला कर दिया, जिससे भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक नए बॉर्डर विवाद की नींव पड़ी। तो कुल मिलाकर 1950 के आखिर में क्या तस्वीर उभर कर आती है? चलिए इसे एक साथ देखते हैं। तो ये टेबल बिल्कुल साफ कर देती है कि दोनों ही देश बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी मुश्किलें अलग अलग थीं। भारत विभाजन के बाद के शरणार्थी संकट और प्रोडक्शन की गिरावट से परेशान था। वहीं चीन कोरियन वॉर, तिब्बत पर हमले और भयानक गरीबी में उलझा हुआ था। बॉटम लाइन ये थी कि 1950 में दोनों ही देश बहुत पिछड़े हुए थे और अपने अपने संघर्षों से लड़ रहे थे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। भले ही इकोनॉमी के लिहाज से दोनों एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे, लेकिन उनके राजनीतिक और वैचारिक फैसलों ने उन्हें दो बिल्कुल अलग रास्तों पर डाल दिया था, और उन रास्तों के नतीजे आज हम सबके सामने हैं। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर 1950 में ये हाल था, तो ठीक 75 साल बाद यानी 2025 में इनकी कहानी क्या कहती है? खैर, इसका विश्लेषण हम अपने अगले हिस्से में करेंगे।